नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा हाई है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं और अब हम बात बताएं आपको, कांग्रेस भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर में रैली की थी, चुनावी रैली की थी, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी हमला किया था। राहुल गांधी ने तमाम मुद्दे उठाए थे, जिसमें जाति जनगणना का मुद्दा था, अडानी का मुद्दा था, जो दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, उस मुद्दे पर भी उसने अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीजेपी, दोनों को घेरने की कोशिश की। पहले हम सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब। तो ये थे राहुल गांधी, और जिन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोला है और उन्होंने तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी को भी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जहां सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो अलग अलग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, यह भी कहा कि अब अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी की राह पर चल रहे हैं। इसी के साथ जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए तो अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आया है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि आज राहुल गांधी जी ने दिल्ली में रैली की और मुझे बहुत कुछ कहा, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि मैं उनके बयानों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। राहुल गांधी जो है कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे यश? अब राहुल गांधी की भी रैली जो है दिल्ली में शुरू हो चुकी है। कल उन्होंने पहली चुनावी रैली की और इस चुनावी रैली में कई बयान सामने आए, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। धन्यवाद मानसी। देखिए, अब राहुल गांधी की एंट्री से जो दिल्ली का जो चुनावी समर है वो और गर्मा गया है। राहुल गांधी ने कल सीलमपुर में रैली की और वहां सीधे तौर पर ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा, और ऐसा करके राहुल गांधी ने यह बता दिया कि जो हमारा गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। अब यहां हर व्यक्ति अपने लिए लड़ रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। यानी कांग्रेस सीधे तौर पर दिल्ली में अब अपनी जमीन तलाशने में लग गई है, और उसमें राहुल गांधी की जो एंट्री है उससे एक तरह से बहुत बड़ा जो सहारा मिला है कांग्रेस को। और सीलमपुर में कल रैली करने के बाद अभी खबर आ रही है मानसी कि अब रिठाला में थोड़ी ही देर में राहुल गांधी की अगली रैली होने वाली है। वहां से जो वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके लिए वो प्रचार करते हुए अभी नजर आएंगे। यानी राहुल गांधी पूरी तरह से अब एक्शन मोड में उतर चुके हैं और पूरी तरह से जो है दिल्ली चुनाव में अपनी ताकत झोंकने के लिए वो काम कर रहे हैं। कल भी उन्होंने यही किया और आज भी वो एक रैली करते हुए दिखेंगे। तो कांग्रेस का 2013 का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो एक लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। शीला दीक्षित अब बतौर मुख्यमंत्री रही कांग्रेस की ओर से। उसके बाद 2013 में इनकी चंद सीटें आती हैं, उसके बाद से जो कांग्रेस है वो यहां अपना खाता नहीं खोल पाई है। इस सच्चाई को भी हम झुटला नहीं सकते हैं। यहां पे कांग्रेस की स्थिति ऐसी है मानसी कि कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज एंड हैज एवरीथिंग टू गेन। यहां पे कुछ भी गंवाने के लिए नहीं है कांग्रेस के पास। अगर 0 सीटें रही हैं आपकी पिछले 2 चुनावों में, तो यहां आपके पास सब कुछ गेन करने के लिए, यानी विन विन सिचुएशन है यहां पे। तो राहुल गांधी ने एक तरह से उतर के ये ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में तो हम जो कर रहे थे वो साथ में चल ही रहे थे, लेकिन यहाँ के दिल्ली के मुद्दे अलग हैं और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग हैं। देश के मुद्दे अलग होते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन ये दिल्ली जो राज्य है, यहाँ का जो विधानसभा चुनाव है, इसके मुद्दे अलग हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने
केजरीवाल की तुलना नरेंद्र मोदी से कर दी, पीएम मोदी से कर दी और कहा कि ये दोनों एक ही तरह की राजनीति करते हैं, ये दोनों झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए ये कहा कि आप बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह ही झूठ बोलते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि क्या आप भ्रष्टाचार पे बात कर सकते हैं, क्या आप आरक्षण पे बात कर सकते हैं, क्या आप यमुना सफाई पे बात कर सकते हैं, क्या आप इन तमाम चीजों पे बात कर सकते हैं जिसका दावा आपने चुनाव लड़ने से पहले किया था। उन्होंने कहा कि एयर पोल्यूशन है, यहां पे इतना पोल्यूशन, उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। आरक्षण हो गया, अडानी का मुद्दा, यानी वो कहते हैं कि केजरीवाल तमाम मुद्दों पर तो चर्चा करने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मुंह खोलते हैं, लेकिन जब इन मुद्दों पर उनसे बात करने की कोशिश की जाए तो वो मुंह नहीं खोलते या सामने से भी इन चीजों पर बात नहीं करते। उन्होंने कहा मैं चुनौती देता हूं कि ये जो तमाम मुद्दे मैं गिनवा रहा हूं, चाहे आरक्षण की बात हो, आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे एयर पोल्यूशन की बात हो, कहा गया था कि एयर पोल्यूशन को हम बढ़ा देंगे, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है इस पर बात नहीं करते हैं केजरीवाल, ये उन्होंने कहा। और ट्वीट करते हुए जो राहुल गांधी ने कहा था वो यही था कि जैसे मोदी जी एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की भी है। यानी एक तरह से इन्होंने केजरीवाल को और नरेंद्र मोदी को एक बराबर बता दिया है कि आप दोनों एक ही तरह की राजनीति कर रहे हैं, भले ही आप अलग अलग दल हों और एक दूसरे के खिलाफ इस बार चुनाव में उतरे और हर बार एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजियां करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन आप लोगों की राजनीति को देखा जाए तो आप दोनों की राजनीति बिल्कुल एक जैसी ही है, झूठ बोलने की राजनीति है और जो असल मुद्दे हैं उनसे बचने की राजनीति है। इसलिए जो दिल्ली के मुख्य मुद्दे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन अगर कहीं है भारत में तो वो दिल्ली है। दिल्ली की हवा बिल्कुल एक तरह से जहरीली हो गई और गैस चैम्बर कहा जाने लगा इसको दिल्ली को। इससे निजात पाने के लिए आपने कोई काम नहीं किया। आपने ऑड इवन का जो भी पैंतरा अपनाया था, जो तरीका अपनाया था, वो फेल हो गया। फैक्ट्रीज को कहीं स्थापित करने की बात की गई कि आउटर्स कहीं पे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन वो भी आपका वो काम नहीं आया। तो दिल्ली का जो ये और पटाखे बैन, ये सब तमाम चीज़ें आपने कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आप सफल नहीं हो पाए एयर पोल्यूशन पे कोई लगाम लगाने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए। AQI अभी भी हाईएस्ट रहता है, 400 450 के ऊपर रहता है, जो कि बहुत ही गंभीर श्रेणी का है। और इससे जो है दिल्ली वासियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी कम हो रही, जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है। तो एक तरह से सीधा आप लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर, ये भी उनका कहना है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। अब जो राहुल गांधी एक तरह से जब चुनावी मैदान में उतर गए हैं दिल्ली के, तो वो रुकने वाले नहीं है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के साथ साथ अब वो अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के पूर्व सीएम, उन पर भी हमलावर हो गए। मानसी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि दिल्ली में अब जो है सियासत गरमाती नजर आ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस भी जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और बात करें राहुल गांधी की रैली की, तो लोकसभा चुनाव में उनकी रैलियों को भी काफी ज्यादा फर्क देखने को मिला था और अब दिल्ली चुनाव में भी उन्होंने शुरुआत कर दी है रैली की और तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जन लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रदूषण का मामला कह सकते हैं कि दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। देखिए, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी लोकसभा में भी उतरे, यहां भी उतर रहे हैं कि यहां भी लोगों को आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़नी चाहिए। इसके साथ ही साथ अडानी का मुद्दा उन्होंने उठाया, भ्रष्टाचार। केजरीवाल जिस चीज को लेकर कहते थे, मानसी आप याद कीजिए, जब केजरीवाल चुनाव लड़ते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही अन्ना आंदोलन था, लोकपाल को लेकर अन्ना आंदोलन था। कहते थे मैं भ्रष्टाचार चाहता तो मैं बतौर इनकम टैक्स ऑफिसर रहकर मैं कितना पैसा कमा सकता था, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना था, मुझे देश को सुधारना था, दिल्ली को सुधारना था, इसलिए मैं चुनाव में आ गया। लेकिन क्या हुआ, हाल ही में आपके ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। सिर्फ आप नहीं, आपका जो पूरा कुनबा है, आपकी जो पूरी पार्टी है, उसके तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। आपके जो तमाम शीर्ष नेता हैं वो जेल में भर दिए गए। भले आप जमानत पे अभी इस समय बाहर चल रहे हैं, आप बाइज्जत बरी नहीं हुए, हेमंत सोरेन बाइज्जत बरी होके बाहर आए हैं, लेकिन ये अभी बाहर है, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जमानत पर बाहर है। चाहे संजय सिंह की बात करें, आप सत्येंद्र जैन की बात करें या इनकी बात कर लें, अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, तो इसको लेकर इन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया और ये भी कहा है कि ये जो तमाम मुद्दे मैं गिनवा रहा हूं, राहुल गांधी का ये कहना है मानसी कि मैं जो तमाम मुद्दे गिनवा रहा हूं, भ्रष्टाचार हो गया, अडानी हो गया और ये सब विभिन्न मुद्दे, इस पर मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल को कि सार्वजनिक रूप से आए। ये हर बार सार्वजनिक रूप से आके बातें करते हैं, सार्वजनिक रूप से आए, उस पर बातें करके दिखाएं। और इस पर केजरीवाल की ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है कि हाँ मैं इस पे बात करूंगा, या रोज ही ये लोग सुबह 10-11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हो सकता था, उम्मीद जताई जा रही थी कि इन तमाम मुद्दों पर कुछ बोलेंगे केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जान गए हैं कि इन मुद्दों पर बोलेंगे तो वही उल्टा फंस जाएंगे और ये बूमरैंग होकर उनको ही लगेगा, बैकफायर हो जाएगा। तो इसलिए वो राहुल गांधी के आरोपों को समझ गए हैं कि कितने पुख्ता आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, और केजरीवाल कहीं ना कहीं इन आरोपों से बचते हुए दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन मुद्दों को लेकर चुप्पी साध रखी है। मानसी, आपने सही कहा कि चुप्पी साधे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। और अगर बात करते हैं हम अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और आज एक बार फिर उन्होंने पीसी कर कई बड़े खुलासे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, पहले हम आपको सुनवा देते हैं। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं,
तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना, इनको दिखा दो। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त इनको जनता की याद आती है और चुनाव के वक्त ये लोग लुभावने वादे करते हैं और बोलते हैं महिलाओं को साड़ी देंगे, बच्चों को पैसे देंगे, तमाम तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं। जूते चप्पल तक का जिक्र किया है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ये कहा कि जो भी इस तरीके से आपसे वोट मांगे, आप किसी को भी वोट मत देना, क्योंकि आपका वोट बेहद ही ज्यादा कीमती है। क्या कहना चाहेंगे यश? अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर है। देखिए, हमलावर तो थे ही, लेकिन अब एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फायर मोड में आ गए अरविंद केजरीवाल। और उन्होंने बीजेपी को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए, ऐसे आरोप लगाए हैं आज। और उन्होंने बीजेपी को बीजेपी ना कहते हुए ये कहते हुए शुरुआत की मानसी कि गाली गलौज पार्टी जो है वो अहंकार में आ गई है, घमंड में आ गई है। और बीजेपी को ऐसा लग रहा है, यानी गाली गलौज पार्टी का उन्होंने संदर्भ लेते हुए कहा कि अब गाली गलौज पार्टी को ऐसा लगने लगा है, जैसा केजरीवाल कह रहे हैं, कि अब इनको घमंड इस बात का हो गया कि ये धन बल से, पैसों के दम पर दिल्ली वासियों को खरीद सकते हैं, दिल्ली वासियों का वोट खरीद सकते हैं। तो इन्होंने दिल्ली वासियों को यह कहा कि आपको अभी कुछ दिन पहले हमने बताया कि आपको बांटने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए गए थे इनके नेताओं को, लेकिन इनके नेताओं को ऐसा लगा कि अब दाल तो हमारी गलने वाली है नहीं, तो बेहतर यही है कि कुछ पैसे ही कमा ले इस चुनाव से। तो इन्होंने, बीजेपी के नेताओं ने अपनी ही थाली में छेद करते हुए, जो अपनी ही पार्टी के नहीं हुए, जैसा पार्टी के आला कमान से निर्देश आया उसको ना मानते हुए, इन्होंने उस 10,000 में से 8,900 रुपए अपनी जेब में डाले, यानी लगभग 9,000, और 1,100 रुपए लोगों में बांट दिए वोट खरीदने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि ये सीधे तौर पर आपके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और केजरीवाल ने एक और जानकारी दी मानसी, बोले कि सिर्फ पैसे ही नहीं, बहुत कुछ आप लोगों के लिए बांटने के लिए आया था। खबर ये आई है कि बहुत सारे कॉलोनीज में, बहुत सारी सोसाइटीज में बांटने के लिए चादर आए थे, जैकेट्स आए थे, साड़ियां आई थी, मिठाइयां आई थी, जूते आए थे, लेकिन ये सब कुछ खा गए। इन्होंने ये कहा कि इनके पास जैकेट आई वो खा गए, कंबल आई वो खा गए, रजाई आई वो खा गए, जूते आए वो भी खा गए। जूते खाए इन दैट सेंस नहीं कि मार खाने वाले जूते, लेकिन डकार गए जूते को। तो जो लोगों को बांटने के लिए आए थे वो हो गए, यानी एक तरह से आप घूस देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक तरह से बीजेपी के दफ्तर पर चढ़ाई कर दीजिए अगर आपको ये चीजें नहीं मिली हैं, और जाकर उनसे ये चीजें छीन लीजिए। जो भी है, जैकेट है, साड़ी है, महिलाएं पुरुष सब जाके अपने अपनी चीजें ले लीजिए, लेकिन अपना वोट इतना सस्ता मत करना कि आपका वोट बिक जाए इन चीजों के बदले में। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा और बोला कि मुझे अब तो एक नई जानकारी मिली है कि इससे भी दाल नहीं गलती दिख रही है। तो बीजेपी वाले गोल्ड चेन लेके आ गए, यानी सुख चैन तो आपका चुराया ही, अब एक तरह से चैन भी खा रहे हैं ये लोग। गोल्ड चेन आई बांटने के लिए, लोगों तक पहुंची ही नहीं गोल्ड चेन। तो गोल्ड चेन कहां है वो भी जाके इनके दफ्तर में आप दरवाजा खटखटाओ और मांगो। अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल ने बोला कि इतने सारे सामान आए तो अब गोल्ड चेन की भी बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है कि यश की बीजेपी जो है लगातार आरोपों में गिरती जा रही है। केजरीवाल ने यही तो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कि बीजेपी के पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी मुद्दा विहीन होकर उतरी है। इस बार ना इनके पास कोई नैरेटिव है, ना ही कोई विजन है, ना ही सीएम का चेहरा है, यानी बिल्कुल खाली हाथ यहां बीजेपी उतरी है और उसको मालूम है कि यहां वो जीत दर्ज नहीं करने वाली है। तो एक तरह से बीजेपी ने, मानसी, जो केजरीवाल का कहना है कि हथियार डाल दिए हैं और वो धनबल के जरिए दिल्ली वालों का जो वोट है वो खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन केजरीवाल ने यह चेता दिया दिल्ली वासियों को कि आपका जो वोट है वो इतना सस्ता नहीं है। आपको मालूम है हमने आपके लिए क्या किया पिछले 10 सालों में। तो बीजेपी वाले जो बांट रहे हैं, मना मत करो, उनको ले लो। आपके अधिकार का जो कुछ है, आपको जो मिल रहा है सब ले लो, लेकिन अपना वोट इतना सस्ता मत करना कि आप उसको बेच दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दो, आपको जो सही लग रहा है उसको वोट दो, लेकिन बीजेपी ये जो करने की कोशिश कर रही है, इससे आप समझ जाइए कि बीजेपी मुद्दा विहीन है, चेहरा विहीन है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है।
पीएम मोदी को लेकर ही आते हैं, लेकिन पीएम मोदी भी यहाँ पे 2 बार आके फेल होके चले जाते हैं। इनका नारा आता है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वो नारा ही अंधों में गिर जाता है अगले दिन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं कि क्या बदल के रहेंगे, यानी हमने जो यहाँ पे आपको फ्रीबीज दिए हैं, जो योजनाएं लागू की हैं दिल्ली वासियों के लिए, उसको बदल के रहेंगे। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल फायर हो गए बिल्कुल बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी की ओर से अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। मानसी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार अरविंद केजरीवाल तमाम तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी पर। वो बीजेपी जो तुरंत कोई भी उन पर आरोप लगाता है तो उसकी सफाई देती है, जवाब देती है, लेकिन इस पर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी सफाई पेश नहीं की जा रही है और अरविंद केजरीवाल लगातार पीसी कर रहे हैं, लगातार इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं कि आतिशी की दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो दिल्ली की कालका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है और कल जैसा कि वो जा रही थी नामांकन करने के लिए, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग जाना पड़ा और वहां पर समय खत्म हो चुका था। इस वजह से आज नामांकन कल वो नहीं कर पाई थी और आज उन्होंने नामांकन किया है। क्या कहना चाहेंगे यश की आतिशी अब नामांकन कर चुकी हैं कालका जी सीट से? देखिए, कल तो उम्मीद यही जताई जा रही थी कि जब आतिशी रोड शो के लिए निकली तो हम तो यही सोच रहे थे कि हाँ 3 साढ़े 3 बजे तक यही खबर आएगी। हालांकि 3 साढ़े 3 बजे का तो अंतिम समय होता है, तो उम्मीद यही जताई जा रही थी कि रोड शो वहां जाकर समाप्त होगा दफ्तर में और वहां आतिशी नामांकन दाखिल कर देंगी। कल दिन भर यही खबर थी, लेकिन कल खबर यह सामने आई कि इनको चुनाव आयोग के दफ्तर भी जाना था और रैली में भी ज्यादा समय चला गया, तो कल ये नामांकन दाखिल करने से वंचित रह गई, नहीं कर पाई। तो खबर फिर यह आई थी कि वो आज यानी 14 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगी। तो अभी की जो लेटेस्ट खबर है वो यही है मानसी की जो आतिशी हैं उन्होंने कालका जी सीट से बतौर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और सीएम भी हैं वो इस बार। लेकिन इसको लेकर वो भी एक तरह से एक पंगे में फंस गई हैं और इसको देखिए, इसको लेकर अब क्या होता है। कहा यह गया कि कल जो रोड शो इन्होंने किया उसमें पीडब्ल्यूडी की एक गाड़ी थी और ये सरकारी गाड़ी है, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसकी गाड़ी थी, तो उसको लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है संजय कुमार, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और आतिशी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है कि आपने चुनावी प्रचार के लिए एक सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया है। तो इसको लेकर इनके ऊपर 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है कि इसको आप चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सरकारी वाहन को आपने इस तरीके से चुनाव प्रचार में कैसे यूज किया। तो अब इसको लेकर अभी तक आतिशी की ओर से या आम आदमी पार्टी की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये एफआईआर क्या होती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है, इसका निराकरण कैसे होता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल की खबर यही है मानसी की जो सीएम है, बतौर सीएम है आतिशी, उन्होंने कालका जी से अपना नामांकन कल नहीं हुआ तो आज दाखिल कर दिया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आतिशी ने नामांकन दर्ज करा दिया है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार चुनावों से पहले से ही गिरती नजर आ रही है और अब आम आदमी पार्टी ने, जैसे कि बीजेपी के नेता हैं जो उन पर आरोप लगाया था प्रवेश वर्मा पर, कहा था कि वो पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं और इस पर अब चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को आदेश दे दिया है कि वो उन पर सख्त कार्रवाई करे और इसी के साथ जांच करे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। यश, क्या है पूरी जानकारी? चुनाव आयोग ने दिल्ली की जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उनको चिट्ठी लिखकर इस पर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करने के, कार्रवाई करने के, जांच करने के निर्देश जारी कर दिए। मानसी, हमने इसी कार्यक्रम में दिखाया था कि जो प्रवेश वर्मा है वो 1100 रुपए बांट रहे महिलाओं को और महिलाएं भी बाहर आकर इसको स्वीकार कर रही हैं, यानी एक तरह से गवाह बन गई हैं इस चीज को लेकर कि हमें 1100 रुपए इस एवज में बांटे गए कि हम बदले में जो है बीजेपी को वोट दें। और उसके साथ ही साथ आप देखिए एक पर्चा भी था साथ में जिसमें जेपी नड्डा की फोटो थी, जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो थी। तो यानी एक तरह से आप अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आप कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं और घूस देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ रोजगार शिविर की भी एक बात सामने आई थी मानसी की, रोजगार शिविर लगाकर भी प्रवेश वर्मा बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, मुख्य चुनाव आयुक्त के पास वो गए थे, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, और वहां उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि प्रवेश वर्मा जो है मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इलेक्शन मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। और इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है और कहा है कि जो दिल्ली के जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनको कहा है कि दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आप इस मामले की जांच करें और अगर ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सही साबित होते हैं तो इस पर जो उचित कार्रवाई बनती है वो किए जाए। अब इसको देखिए, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के हाथों में नहीं है कि बीजेपी के ही हाथों में, और प्रवेश वर्मा बीजेपी के ही नेता हैं। तो देखना होगा कि सच में दिल्ली पुलिस निष्पक्षता से इस पर कोई कार्रवाई करती है या ऐसा ही फर्ज अदायगी करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए कोई जुर्माना वगैरह लगा के छोड़ देती है, ये देखना होगा। लेकिन अगर वाकई में इसमें कार्रवाई होती है तो इसमें बहुत संभावना है मानसी की जो प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी है वो तक इसमें रद्द हो जाए। जी बिल्कुल,
आपने ठीक कहा कि चुनाव आयोग अगर कार्रवाई करता है और जांच में कुछ निकल कर आता है, जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से निकल कर आ रहे हैं, तो बीजेपी के लिए अभी से ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी के साथ आपने संजय सिंह ने भी आज जो है पीसी की है, आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ खुलासे किए हैं, उन्होंने क्या मुद्दे उठाए हैं? मानसी, संजय सिंह ने दो बातें करी हैं। एक तो अभी हम जो प्रवेश वर्मा का मुद्दा डिस्कस कर रहे थे उसको लेकर भी उन्होंने बात कही है, और दूसरी ओर बीजेपी के सीएम फेस को लेकर भी उन्होंने करारा हमला बोला है। तो पहले चूंकि हम प्रवेश वर्मा की बात कर रहे थे तो उस पर हम आ जाते हैं। उन्होंने क्या कहा संजय सिंह ने, एक जो हमने बात की प्रवेश वर्मा के ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा को लेकर संजय सिंह का यह कहना है कि प्रवेश वर्मा ने खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा के रखी हैं। डीएम, दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग सब बीजेपी के आतंक से खामोश है। यानी आप ये बताइए मानसी, सीधी सी बात है, हम लोगों तक और आम जनता तक ये खबर पहुंच जाती कि ये सब हुआ है, तो चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता, खुद से कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता आगे बढ़कर? क्यों ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को और तमाम ऐसे दलों को अपना एक दल बना के प्रतिनिधि मंडल लेके समय लेना पड़ता है शिकायत दर्ज करवाने के लिए? फिर आप चिट्ठी लिखकर उन्हें दो, शिकायत दो, उनकी मिन्नतें करो, हाथ जोड़ो, तब जाके चुनाव आयोग नींद से जागता है और फिर आदेश जारी करता है कि हाँ चलो इस पे कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो इतनी अलर्ट मोड में रहे कि कहीं भी ऐसी मैल प्रैक्टिस देखे तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दे। एक तो इनका लूप होल यही है। तो संजय सिंह यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी के डर से ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं? तो एक तो ये हो गया। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि जो डीएम और एसएचओ हैं खुद बीजेपी से मिले हुए हों तो वो प्रवेश वर्मा के खिलाफ कैसे निष्पक्ष जांच करेंगे? अभी जो हम बात कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस खुद केंद्र सरकार के हाथों में आती है, तो फिर हम कैसे सुनिश्चित करें कि जो प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी मानसी, वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगी, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी रहेगी या नहीं रहेगी? तो एक सवाल ये भी है। तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी और से निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, किसी और से मतलब कोई ऐसी संस्था हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं, हो सकता है उन पर कोई अभी केंद्र सरकार का प्रभाव ना पड़ा हो, जैसा कि चंद्रचूड़ के ऊपर आरोप लगाए जाते थे विपक्ष की ओर से। तो उन्होंने किसी और से जांच कराने का मतलब सीधे तौर पर संजय सिंह का यही है कि कहीं ना कहीं इसको सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया जाए इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और वो फैसला करे कि प्रवेश वर्मा के मामले में क्या करना है। यानी कि आम आदमी पार्टी को ना चुनाव आयोग पर और ना ही दिल्ली पुलिस पर विश्वास है, उनका ऐसा कहना है। क्योंकि हाल ही में जो रवैया उन्होंने देखा है दिल्ली पुलिस का या चुनाव आयोग का, पिछले चुनावों में चाहे हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के रवैये की बात करें, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का विश्वास उठ चुका है इन चीजों से कि अब दिल्ली पुलिस हमारे कहने पर कुछ करेगी या जो जांच एजेंसियां वो हमारे कहने पर कुछ करेंगी। इसलिए इनकी जो उम्मीद की आखिरी किरण है वो अब बचा सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह ये इशारा दे रहे हैं मानसी कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए इस मामले को लेकर। लेकिन दूसरा जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो ये कहा है कि अब सीएम फेस जो है इसको लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले आपस में लड़ मर रहे हैं सीएम फेस को लेकर। हमने अचानक से एक दिन कहा कि प्रवेश वर्मा बीजेपी का सीएम फेस हो सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी का कहना था। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने यह कहा, संजय सिंह कहते हैं कि उसके बाद बीजेपी में सिर फुटावल मच गया और आपस में ही नेता लड़ने लगे कि नहीं मैं सीएम फेस हूं, मैं सीएम फेस हूं, हर कोई अपनी दावेदारी साबित करने के लिए आ गया। और उसके बाद जो बिधूड़ी, माफ कीजिएगा, रमेश बिधूड़ी की हम बात करें, जो जिन्होंने आतिशी को लेकर और प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया था, उन्होंने कहा कि हमने एक बार प्रवेश वर्मा को लेकर भी कहा कि हो सकता है ये सीएम फेस हो, क्योंकि जिस तरीके के काम कर रहे हैं आला कमान को खुश करने के लिए हो सकता है इनको प्रमोशन मिल जाए और सीएम चेहरा बना दिया जाए। रमेश बिधूड़ी को लेकर बात हुई कि रमेश बिधूड़ी सीएम फेस बनाए जा सकते हैं, तो रमेश बिधूड़ी का स्पष्टीकरण भी आ गया कि मैं सीएम फेस नहीं हूं। तो इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी मुद्दा विहीन भी है और चेहरा विहीन भी है, यानी इसके पास यहां इस चुनाव में लड़ने के लिए कुछ है नहीं। तो उन्होंने ये सीधे तौर पर पूछा कि फिर आप बताइए बीजेपी का दूल्हा कौन है, यानी चुनाव जीतेंगे तो आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हो, किसको सीएम फेस बनाएंगे? तो ये सीधे तौर पर इनको ये बताया गया है कि हमने आपके लिस्ट आने से पहले 70 नाम पहले घोषित कर दिए थे और हमारा सीएम चेहरा भी पहले से तय, लेकिन आप जो है बिल्कुल यहाँ पे तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई दिख रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारी दी। जिस तरीके से बीजेपी, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी ने यह भी खुलासा किया है कि बीजेपी के अंदर ही जो है झगड़ा नजर आ रहा है सीएम फेस को लेकर, आपस में ही जो नेता है लड़ रहे हैं कि वो बनना चाहते हैं सीएम। इस तरीके की खबरें लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसा बीजेपी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।